इंडिया से एम्स्टर्डम मूव होना हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड है इनिशियल 30 डेज व्हेन यू लैंड इन एम्स्टर्डम। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सेटअप प्लान बताने वाला हूँ एम्स्टर्डम का। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो यहाँ मूव होना चाह रहे हैं, या फिर जो यही सिर्फ जानना चाहते हैं कि हाँ अगर कोई एम्स्टर्डम में मूव होता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होता है। साथ ही साथ मैं कवर करूंगा कि जो यहाँ रहने आ रहा है उसका इनिशियल एक्सपेंसेस क्या होता है। इन केस यू आर क्यूरियस कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो भाई मैं खड़ा हूँ देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, फ्रे यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, जिसको VUA भी कहा जाता है या कई लोग VU भी कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है बिफोर यू फ्लाई, यानी आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए बिफोर यू कम्स टू एम्स्टर्डम। एक चेकलिस्ट बनाइए, वो चेकलिस्ट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रेलिवेंट है, पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के लेटर से रिलेटेड, जॉब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी खेमेंते में यानी म्यूनिसिपैलिटी में जब आप आओगे तो दे विल आस्क यू फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। दैट इंक्लूड्स बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बनाइए और वो डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए हमेशा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसा। आपको जो पैसा चाहिए होगा इनिशियली, होटल और फूड। जब आप यहाँ पे घर लेंगे तब यहाँ पे आपको अच्छे खासे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप पैसे का इंतजाम रखिए। आगे ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली वो क्या फिगर होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को या फिर एक यंग प्रोफेशनल को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग टू एम्स्टर्डम। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है भाई के घर। यहाँ पे हाउसिंग का क्राइसिस है। अभी जो आपको दिखाई दे रही है ये देखिए फ्रे यूनिवर्सिटी, इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं कई सारे कोर्सेज के लिए, यूनिवर्सिटी खुद कह देती है कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, अगर आपका हाउसिंग सॉर्ट हो गया है तो ही आप आइए, तो ही आपको हमारी यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो मेन मुद्दा है कि हाउसिंग, तो हाउसिंग को आप सॉर्ट कीजिए, पहले से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इंडिया में हैं वहां से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए। एंड बी केयरफुल, हाउसिंग स्कैम से भी चलते हैं यहाँ पे। कभी भी एडवांस में पैसे मत दीजिए, स्पेसिफिकली इंडिया से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आइए, घर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही सिर्फ लीजिए। हाउसिंग यहाँ पे क्यों जरूरी है, यानी हर एक बंदा जो नेदरलैंड में आता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर मतलब कि उसकी एंट्री होती है एक तरीके से यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में, और वो म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड रखती है कि ये बंदा कहाँ रह रहा है, कब से रह रहा है और कब तक रह रहा है। तो हमेशा जब भी आप आए तो ध्यान रखिए आपको म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहानी अभी रहना है तो घर ढूंढे कैसे, कौन बताएगा यहाँ पे घर कैसे मिलते हैं। तो घर यहाँ पे मिलते हैं बेसिकली, एक वेबसाइट है, काफी अच्छी वेबसाइट है, funda.nl। तो उस वेबसाइट पे जाइए आप, डच में भी है, इंग्लिश में भी है, आप उसमें लिख दीजिए कि आपको रेंट के लिए चाहिए, एरिया डालिए और अपना बजट, काफी सारे उसमें फिल्टर्स है वो डाल दीजिए। इसके अलावा आप पेरारियस एक साइट है, उसके अलावा आप FB पेजेस पे देख सकते हैं, किसी नोन के थ्रू आप घर देख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए स्कैम से बच के रहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे टेनेंट से ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाती है, ब्रोकरेज चार्ज की जाती है जो ओनर है उससे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोकरेज हमेशा ओनर से चार्ज की जाती है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का जो रेंटिंग एजेंसी या लेटिंग एजेंसी के थ्रू हो वो टेनेंट से भी चार्ज करते हैं, बट ऐसा बहुत कम है। तो चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि जब आप यहाँ पहुंच गए हैं और इनिशियल 7 डेज इन एम्स्टर्डम, तो अब आप यहाँ पहुंच गए हैं, आपके जो इनिशियल 7 डेज हैं वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी करनी पड़ेंगी। और ध्यान रहे यहाँ पे वीकेंड पे ये सारे ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं, सैटरडे संडे, तो आपको वो वीकडेज में ही करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेके रखें और तुरंत जाए अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे लैंड होते हैं, सिम कार्ड आपको चाहिए तो आप अपना सिम कार्ड किसी एड्रेस पे प्री पे से डिलीवर करा सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो भाई एयरपोर्ट से भी सिम कार्ड मिल जाता है, तो आप सिम कार्ड ले सकते हैं। और आप अपने घर पहुंचने के बाद कोई भी आपको यहाँ पे जो भी सिम्स हैं उसमें से आप कोई सी जो भी आपको फीजेबल हो, जिसका प्लान अच्छा हो, वो आप ले सकते हैं। जब आप म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्टर कर लेंगे इसके बाद बाकी काम स्टार्ट होते हैं। यानी आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आजकल खुलने लग गए, यानी पहले तो बैंक अकाउंट नहीं खुलते थे विदाउट BSN नंबर। BSN नंबर इस काइंड ऑफ यहाँ पे जो यूनिक नंबर है, जैसे आपने इंडिया में होता है यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया है, या फिर अपना आधार कार्ड जिसको कहते हैं, ऐसा ही यहाँ पे BSN नंबर होता है, वो आपको मिलेगा म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन के बाद। वो आप बैंक को दीजिए, बैंक आपका जल्दी अकाउंट खोल देगा। तो आपका म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक अकाउंट खुल गया, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, यानी आप अपने घर से ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाएंगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आजकल नेदरलैंड ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि अभी भाई साहब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका अपना डेबिट या
क्रेडिट कार्ड है उससे भी आप स्वाइप कर सकते हैं, या फिर एप्पल पे या गूगल पे भी आप डायरेक्ट जो टर्मिनल है उस पर आप पे कर सकते हैं। लेकिन आपको जो प्लान है अपना, उसके हिसाब से अपना जो ट्रैवल पास है, यानी यहाँ पे इसको ओवी चिप कार्ड बोलते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ हो तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई आप यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे रजिस्टर कराइए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रह कहीं रहे और किसी भी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। हर एक एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे एक स्पेसिफाइड क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे कुछ सेट ऑफ डॉक्टर्स बोलते हैं। उन डॉक्टर्स को यहाँ पे जीपी कहा जाता है, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो वो ही आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हेल्थ के लिए। अगर आपको कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको जब आप रहने लग जाए आपको बताना होता है कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है। देन दे विल लेट यू नो कि अगर आपके पास चॉइस है कि ये सेट ऑफ डॉक्टर में से आपको किसको चूज करेंगे या फिर अगर भाई ये भी कह सकते हैं भाई हमारे पास जगह नहीं है, यू कैन ट्राई इन सम अदर क्लिनिक। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है कि आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास रजिस्टर हो जाए। और ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे काम अगर आपके हो गए तो आपके आगे की चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। आपकी सैलरी जो आनी होगी वो नेदरलैंड्स के बैंक अकाउंट में आएगी। आपके जो बाकी काम है, यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या कुछ भी खरीदना बेचना है, तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है जो आपको सबसे पहले होनी चाहिए। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी लोगों के लिए, और वो है कि भाई यहाँ पे मंथली रहने की रियलिटी, द रियल लिविंग कॉस्ट। तो ये रियल लिविंग कॉस्ट है, इसको मैं 4-5 मेन चीजों में ब्रेक करूंगा। इट विल वेरी फॉर स्टूडेंट, फॉर अ सिंगल पर्सन हु विल लिव इन शेयर्ड अकोमोडेशन। थर्ड है जो आपका फैमिली के साथ है, यानी जो कपल है या फिर बच्चे भी हैं और वो किसी घर या अपार्टमेंट में जहां भी रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट की बात करते हैं घर। भाई अगर आप स्टूडेंट है तो आपको 500 से लेके 600, 700, 800, 1000 यूरो तक आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का तो और भी सस्ता मिलेगा। बाहर में स्टूडेंट एकोमोडेशन यानी सिंगल रूम है जो आपको, वो इतने में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें कि वर्किंग प्रोफेशनल की, तो डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है, वो दैट कैन वेरी फ्रॉम 500, 600 अप टू 1200। और अगर आप घर ले रहे हो रेंट के लिए, यानी आप कपल हो या फिर बच्चे हैं साथ में, फैमिली के साथ हो, तो फिर आपको एक घर लेना पड़ेगा। घर यानी एक नॉर्मल हाउस या फिर कोई अपार्टमेंट कैन कॉस्ट यू रफली, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सिटी एंड द लोकेशन, बट रफली आप मान के चलिए कि 1200 से स्टार्ट होकर अपार्टमेंट 1800, 2000 यूरो, और घर भी लगभग इतने में मिल जाएगा। तो आपका ये काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च होने वाला है रेंट में। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस की, यानी हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिस्काउंटेड रहता है। उसके अलावा जो यंग प्रोफेशनल्स हैं और बाकी हैं जो, उनके लिए रहता है रफली, ये हर साल थोड़ा सा बढ़ता ही है। रफली मान के चलें तो आप मान के चलिए 130 से 150 यूरो के बीच में पर पर्सन पर मंथ। तो अगर आप सिंगल हैं तो अपना हिसाब लगा लीजिए, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्सन कर लीजिए। इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे हैं अंडर 18 हैं उनका कोई कॉस्ट नहीं है, दे आर रजिस्टर्ड फॉर फ्री, उनका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद अगला खर्चा है कि भाई अब इंश्योरेंस हो गया, भाई खाओगे भी तो सही ना, तो ग्रोसरी का खर्चा कितना आता है, ये देखो ये इंसान से इंसान भी डिपेंड करता है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप एक मीडियम लेवल का मान के चलिए, बिल्कुल कम भी नहीं और बिल्कुल टॉप नॉच भी नहीं। तो एक सिंगल बंदे का ग्रोसरी रफली 200 से 300 यूरो पर मंथ, और अगर कपल है या फैमिली है तो आप मान लीजिए 300 से 600 यूरो के बीच में आराम से आप मतलब अच्छा खासा ग्रोसरी उसमें ले सकते हैं। अगला खर्चा है ट्रांसपोर्ट। अगर आपका ऑफिस या यूनिवर्सिटी पास में है तो वो है नहीं, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो 50 यूरो, 100 यूरो, 200 यूरो तक भी हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी लोग जो यूज़ करते हैं वो है भाई साहब बाइसिकल। ये देखिए, अभी देखिए संडे है, वो भी बाइसिकल पे जा रहा है। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आराम से बाइसिकल पे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डच लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, रियल डच लाइफ, तो भाई मैं तो कहूँगा आते ही आप कुछ दिनों में ऑब्जर्व करिए, उसके बाद एक बाइक खरीद लीजिए, आराम से 1-2 किलोमीटर अगर आपका ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ पे जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा जहाँ पे आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं वो मैं ये कहूँगा कि आप जो इनिशियल कपड़े हैं, यानी आपके जो क्लोथिंग है, जैकेट्स हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं, ये सभी आप इंडिया से ला सकते हैं। इसके अलावा ये आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। यहाँ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पैसा खर्च भी कर सकते हैं, पैसा बचा भी सकते हैं। इसके अलावा टिप और ये भी है कि अगर आप कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो साथ में देखिए कि कहाँ पे ऑफर चल रहे हैं। कई बार यहाँ पे जो नेशनल रेल है वो ऑफर देता है, रेल की टिकट प्लस में एंट्री टिकट है ऑफ द वेन्यू, तो वो मिला के एक कॉम्बो ऑफर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और साथ के साथ वो एक वीकेंड पास वाला भी स्कीम रखते हैं,
तो यहाँ पे एक चीज़ है जो जहाँ पे आप पैसा थोड़ा बचा सकते हैं। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं और वो है यहाँ पे सोशल, कल्चरल और सर्वाइवल टिप्स। सोशल आते ही शायद आपके डच लोगों से दोस्ती ना हो, लेकिन मैं कहूँगा भाई इंडियन लोगों से दोस्ती बनाइए। यानी आपको सोशलाइज होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इंसान है कि हाँ जो उतना सोशल नहीं है, देन यू कुड बी ए टारगेट ऑफ लोनलीनेस। तो यहाँ पे आप बहुत ही अकेला महसूस करोगे अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे। जहाँ भी जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों से बात कीजिए, घूमने जाइए, ऐसे ही कोई दिख गया तो उससे भी थोड़ी सी हाय हेलो कर लीजिए। अगर आप होम सिक फील करते हैं तो यहाँ पे सोशल गैदरिंग्स होती हैं, इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, दशहरा यहाँ सेलिब्रेट होता है, दिवाली सेलिब्रेट होती है और काफ़ी रीजनल त्यौहार से वो भी छोटी छोटी पॉकेट्स में यानी कम्युनिटीज़ में लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ध्यान रखिए वो कब आते हैं और उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अलावा वेदर तो भाई आप अभी देख ही सकते हो, ठंड है भाई, वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल हेयर। ठंड है, ठंड में दिन वैसे ही छोटे होते हैं तो थोड़ा सा ग्रे क्लाउड रहता है, थोड़ा सा मन यहाँ पे ऐसा रहता है। बट लेकिन इफ़ यू आर बिजी, इफ़ यू आर बिहाइंड समथिंग, यानी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको भाई कोई होश ही नहीं है, तो भाई मौसम भाई आपका क्या बिगाड़ देगा। लेकिन भाई अगर आपको थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हाँ दिन छोटे होते हैं, ग्रे क्लाउड रहता है, धूप नहीं निकलती, तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ सैडनेस एज वेल समटाइम्स। तो आप अपना ध्यान रखिए, उसमें अपने आप को बिजी रखिए। उसके अलावा सर्वाइव करने के लिए चाहिए आपको खाना भाई। अगर आपको इंडियन खाना खाना है तो यहाँ पे भर भर के इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स पे आपको सब मिल जाएगा, आटा, दाल, चावल, इंडियन स्पाइसेस, मैगी, पार्ले जी, यू नेम इट एंड दे वुड हैव इट। काफ़ी सारी इंडियन सब्जियां भी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और ध्यान रखिए डच डायरेक्टनेस, डच लोग डायरेक्ट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई तेरा जन्मदिन है, पार्टी कहाँ दे रहा है? तो कहता है भाई आई डोंट थिंक आई एम गिविंग यू पार्टी। तो इट वॉज सो डायरेक्ट टू मी, इट वॉज सो रूड के भाई ये बंदा मुंह पे कैसे मना कर रहा है कि भाई मैं पार्टी नहीं दे रहा। तो बट इंडिया में अपना थोड़ा ऐसा होता है ना कि हाँ चलो हाँ भाई ठीक है यार बाद में दे दूंगा, ये वो करके थोड़ा ऐसा कर देते हैं। बट यहाँ पे दे आर नोन टू बी वेरी डायरेक्ट। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें कवर कर ली। यानी बिफोर यू फ्लाई हमने कवर किया, लैंड होते हो इनिशियल 7 days कवर किया। उसके अलावा जो आपको हाउसिंग वगैरह है यानी जो रहने खाने का है बातें, वो सब कवर की। सर्वाइवल टिप्स कवर किए। तो अगर आप जल्दी ही एम्स्टर्डम या किसी और सिटी में मूव हो रहे हो, टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल शेयर यू द कंप्लीट चेकलिस्ट। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय।